हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम आज देखने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 3 जो डील करता है डेफिनेशन से। सो फ्रेंड्स, हम सेक्शन 3 की बेयर एक्टिव लैंग्वेज देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मीन्स इस अधिनियम में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो। फ्रेंड्स, हम सेक्शन 3 का क्लॉज ए देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूसेज signify any rule which having been continuously and uniformly observed for a long time has obtained the force of law among the Hindus in any local area, tribe, community, group or family। मीन्स रूढ़ी और प्रथा पदों से ऐसा कोई नियम अभिप्रेत है जिसे कि लंबे समय से लगातार और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानिक क्षेत्र में आदिम जाति समुदाय समूह या परिवार के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त हो गया है। मीन्स जो यूसेज और कस्टम है वो किसी लोकल एरिया में, किसी समुदाय में, किसी समूह में या किसी परिवार में इतने लंबे समय से यूज होते हैं कि उनको लॉ का फोर्स हो जाता है, वो एज अ लॉ हो जाते हैं। लेकिन उसमें आगे क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड that the rule is certain and not unreasonable or oppose the public policy। मीन्स ये रूल सर्टेन होने चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए और पब्लिक पॉलिसी को अपोज करने वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर ये रूल और कस्टम अनसर्टेन हैं और अनरीजनेबल हैं या फिर पब्लिक पॉलिसी को अपोज करने वाले हैं तो उनको लॉ का फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, आगे क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ रूल अप्लीकेबल ओनली टू अ फैमिली इट हैज़ नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली। मीन्स अगर कोई रूल मीन्स कस्टम और यूसेज जो है किसी पर्टिकुलर फैमिली द्वारा यूज किया जा रहा है तो वो रूल जो है वो उस फैमिली में कंटिन्यूसली यूज होना चाहिए। अगर वो रूल डिसकंटिन्यूड होता है तो उसको लॉ का फोर्स नहीं आएगा, मीन्स वो एज अ लॉ ट्रीट नहीं होगा। अगर वो रूल डिसकंटिन्यूड कर दिया गया उस फैमिली द्वारा तो उस रूल को लॉ का फोर्स नहीं आएगा, वो एज अ लॉ ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो रूल उस फैमिली द्वारा कंटिन्यू यूज हो रहा है तो उसको लॉ का फोर्स हो जाएगा और एज अ लॉ वो ट्रीट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्लॉज बी। उसमें क्या दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स इन एनी एरिया फॉर विच देयर इज अ सिटी सिविल कोर्ट दैट कोर्ट and in any other area the principal civil court of original jurisdiction and includes any other civil court which may be specified by the state government by notification in the official gazette as having jurisdiction in respect of the matter dealt with in this act। फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स इन एनी एरिया फॉर विच देयर इज अ सिटी सिविल कोर्ट दैट कोर्ट। जिस एरिया में सिटी सिविल कोर्ट है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स वही सिटी सिविल कोर्ट। ठीक है, जहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट इस्टेब्लिश है उस एरिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स सिटी सिविल कोर्ट। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि एंड इन एनी अदर एरिया द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। मीन्स उस एरिया के बाहर जहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट है वहाँ पे तो सिटी सिविल कोर्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन उस एरिया के बाहर जहाँ पे सिटी सिविल कोर्ट नहीं है वहाँ पे जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुडिशन होगा वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि एंड इंक्लूड्स एनी अदर सिविल कोर्ट विच मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट एज हैविंग द जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर डेल्ट विथ इन दिस एक्ट। और इसके अंतर्गत ऐसे भी सिविल कोर्ट आएंगे जिसे इस अधिनियम में जिन बातों के लिए व्यवस्था दी गई है उनके बारे में क्षेत्राधिकार रखने वाले कोर्ट के रूप में राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा उल्लेखित किया जाए। फ्रेंड्स, हम क्लॉज सी देखते हैं। क्लॉज सी में क्या दिया गया है कि फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। इसमें आगे क्या दिया गया है कि टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे वर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर by the same wife and by half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives। friends, full blood means सगा और half blood means सौतेला। दो व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार तब कहलाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से उसकी एक ही पत्नी से जन्मे हों, और सौतेले नातेदार तब कहलाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से किंतु उनकी भिन्न भिन्न पत्नियों से जन्मे हों।
फॉर एग्जांपल सपोज ए एक पर्सन है और बी उसकी वाइफ है, इन दोनों को सी और डी दो बच्चे हैं, ठीक है। तो सी और डी का जो आपस में रिलेशन होगा वो फुल ब्लड का रिलेशन होगा, ये दोनों आपस में सगे भाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ए कॉमन एंसेस्टर है और उसकी सेम वाइफ मीन्स बी से ही दोनों बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो फुल ब्लड का रिलेशन होगा। अगर इसको हमको और अच्छी तरह समझना हो तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि लक्ष्मण और जो शत्रुघ्न थे उनके आपस का जो रिलेशन था वो फुल ब्लड का था, क्योंकि उनके जो कॉमन एंसेस्टर थे वो राजा दशरथ और दोनों ही उनकी पत्नी सुमित्रा के पुत्र थे, ठीक है। तो उन दोनों में जो रिलेशन था आपस में वो फुल ब्लड का था। फ्रेंड्स, अब हम हाफ ब्लड रिलेशन का एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक पर्सन है और उस W1 उसकी वाइफ है, ठीक है, और इससे ए को एक लड़का पैदा होता है C, और थोड़े समय बाद जो W1 है उसकी डेथ हो जाती है और ए दूसरी मैरिज करता है W2 से, और थोड़े समय बाद उसको भी एक लड़का पैदा होता है D, ठीक है। तो जो D और C में जो रिलेशन होगा आपस में, D और C में जो रिलेशन होगा वो हाफ ब्लड का होगा, ठीक है। D और C के भी जो रिलेशन होगा वो हाफ ब्लड का रिलेशन होगा, क्योंकि इनके जो है एंसेस्टर, इनका एंसेस्टर जो ए वो कॉमन है, लेकिन इन दोनों की माताएं वो अलग अलग हैं, ठीक है। वही दिया गया है इसमें कि 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स। मीन्स इनका जो फादर है ए वो एक ही है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो अलग अलग माँ की संतान है, ठीक है। इनका फादर एक है लेकिन इन दोनों की माँ जो है वो अलग अलग है, ठीक है। इसलिए इनमें जो रिलेशन होगा आपस में वो हाफ ब्लड का होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण का जो रिलेशन था आपस में वो हाफ ब्लड का था, क्योंकि भगवान राम की माता कौशल्या थी और लक्ष्मण की माता सुमित्रा थी, लेकिन दोनों जी की जो पिता थे वो राजा दशरथ थे, ठीक है। उनकी माता जो है वो अलग अलग थी, लेकिन फादर जो है थे वो एक ही थे, राजा दशरथ। इसलिए भगवान राम में और जो लक्ष्मण में रिलेशन था आपस में वो हाफ ब्लड का था। फ्रेंड्स, अब हम क्लॉज डी देखते हैं जो डील करता है यूटेराइन ब्लड से। इसमें क्या दिया गया है कि 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेराइन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रेस बट बाय डिफरेंट हस्बैंड्स। यूटेराइन ब्लड को हिंदी बोलते हैं सहोदर, मीन्स एक ही उदर से पैदा हुए दो बच्चे जो हैं उनमें आपस में जो रिलेशन होता है वो सहोदर का होता है, ठीक है। मीन्स 2 पर्सन आपस में एक दूसरे से यूटेराइन ब्लड से रिलेटेड हैं तब माना जाएगा जब उनके पिता अलग अलग होंगे लेकिन उनकी माता जो है वो एक ही होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज W जो है एक औरत है और इसने H1 से शादी की, ठीक है, और इन दोनों को एक लड़का पैदा हुआ C। उसके थोड़े समय बाद H1 की मृत्यु हो जाती है, W फिर दोबारा मैरिज करती है H2 से, ठीक है, और उसको H2 से फिर से इसको एक लड़का पैदा होता है जो है D। तो D और C में जो रिलेशन होगा आपस में वो यूटेराइन ब्लड का होगा, क्योंकि इन दोनों की माता जो है W वो एक ही है लेकिन इन दोनों के पिता अलग अलग हैं, ठीक है। D H2 का लड़का है और C H1 का लड़का है, लेकिन इनकी माता जो है W वो एक ही है। वही दिया गया है इसमें कि 2 persons आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेराइन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रेस। एंसेस्ट्रेस मीन्स पूर्वजा, मीन्स ये W, ठीक है। और आगे क्या दिया गया है कि बट बाय डिफरेंट हस्बैंड्स, मीन्स H1 और H2, ठीक है। तो अगर दो व्यक्तियों की, दो बच्चों की माता एक हैं लेकिन उनके फादर जो है वो अलग अलग हैं तो उनमें आपस में जो रिलेशन होगा वो यूटेराइन ब्लड का होगा। यही दिया गया है क्लॉज डी में। फ्रेंड्स, आगे इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया, उसमें क्या दिया गया है कि इन क्लॉज सी एंड डी एंसेस्टर इंक्लूड फादर एंड एंसेस्टर्स इंक्लूड मदर। मीन्स क्लॉज सी में जो एक्सप्रेशन एंसेस्टर है उसमें फादर भी आएंगे और क्लॉज डी में जो एक्सप्रेशन एंसेस्टर्स है उसमें मदर भी आएंगी। फ्रेंड्स, हम क्लॉज डी देखते हैं जो डिफाइन करता है
प्रिस्क्राइब को, उसमें क्या दिया गया है कि प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाई रूल मेड अंडर दिस एक्ट, मीन्स विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कुछ और प्रोविजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।